नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों तथा समस्त विद्यार्थियों एवं सभी शिक्षक बंधु। मैं राहुल गर्ग शुक्ला अपने इस कक्षा 9 और 10 के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को अत्यधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे। आज हम आपको पर्यावरण से संबंधित कक्षा 9 की इस क्लास में अपवाह से संबंधित NCERT बुक के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में परिचर्चाएँ करेंगे कि अपवाह क्या होता है और अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे होता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है तथा इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इससे हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। इसको आप समझेंगे कि जो नदी तंत्र है, जो नदी का एक समागम है जिसमें एक नदियाँ एक दूसरी नदियों को आपस में मिलाती हैं और एक दूसरे को काटते हुए बाहर निकल जाती हैं, उसी को हम अपवाह कहते हैं। जो एक तंत्र को एक दूसरे से एक ढांचे के रूप में एक दूसरे को जल विभाजन की क्रिया के द्वारा आप देख सकते हैं। जो जल का एक चित्र दिखाया गया है कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान, आप इस चित्र में देखेंगे कि ये जो चित्र दिखाया जा रहा है इसमें आप देखेंगे कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान विस्तारित करते हुए जा रहा है। उसकी कुछ शाखाएं दिखाई गई हैं इस क्रम में। तो इस क्रम में देखिए कि जल नदियों का एक स्थान दूसरे स्थान कई माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो इसी को हम तंत्र के रूप में देख सकते हैं, एक ढांचे के रूप में देख रहे हैं कि जल की धारा एक दूसरे को आ और बा में देखिए चित्र में विभाजित करते हुए जा रहा है। इसी को हम अपवाह कहते हैं और इसी को हम एक तंत्र के रूप में समझ सकते हैं। तो अपवाह आप समझ पाए होंगे कि अपवाह किसे कहते हैं और उसको तंत्र के रूप में देखें तो किसे कहा जाता है। तो अपवाह तंत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है इसको आप समझ पाए होंगे कि एक नदी जब एक स्थान से निकलती हुई या किसी पर्वतीय क्षेत्र से ढाल की तरफ निकलती हुई जाती है तो उससे कई अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटे छोटे धाराएं एक साथ मिलती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। जितनी भी नदियां भारत या किसी अन्य स्थान से निकली हुई हैं उनका सबका एक प्रमुख समझिए आप, तो उनका सबका समागम एक मुख्य रूप से आप समझेंगे कि जाकर आगे कहाँ पर होता है, तो महासागर में भी होता है। तो उससे अपवाह द्रोणी का निर्माण होता है। जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित करते हुए उच्च भूमि से गुजरते हुए, द्रोणी का अर्थ है यहाँ पर पर्वत शिखर, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी को माना जाता है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में एक ऐसी द्रोणी है जो विश्व में सबसे बड़ी द्रोणी यानी पर्वत श्रृंखला से जो जल गिर रहा होता है उसी को हम द्रोणी के नाम से जानते हैं। जो दो पड़ोसी अपवाह जो जल की धाराएं हैं जो बगल बगल से गिरते रहते हैं तो उसको द्रोणी कहा गया है। तो उसी को उच्च भूमि का जल विभाजन भी कहते हैं। इसमें एक प्रश्न बनता है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो अगर हम इस प्रश्न को लें तो इससे पता चलेगा कि भारत में सबसे बड़ी नदी जो है वह जो गुजरी हुई ब्रह्मपुत्र है, परंतु गंगा नदी की जो द्रोणी है वह सबसे ज़्यादा मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नदी की विभिन्न अवस्थाएं इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि जो नदी है उसकी विभिन्न अवस्था क्या देखने को मिलती है। इस चित्र में आप देखिए कि नदी की जो अवस्था है, नदी मान लीजिए आप
गोमुख से निकली हुई है गंगा नदी। तो गोमुख से निकलती है तो वह आगे बढ़ते हुए एक स्थान से पर्वतीय क्षेत्रों में जाती है, तो जलाशयों का निर्माण करते हुए वह आगे पहुंचती चली जाती है। तो जो नदी का एक पर्वतीय क्षेत्र है जिससे वह उबड़ खाबड़ स्थान से होती हुई गुजरती जाती है और कुछ भूमि छोड़ती हुई जाती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। परंतु उसके निचले भाग का जो स्थान होता है जहाँ से वह गिरती हुई आगे बढ़ती है, उसको हम निचला भाग या गोखुर झील कहते हैं, जिससे देखने को मिलता है कि जल पर्वतीय क्षेत्र से गिर रहा है नदियों का, और जो वहाँ की कंदराएँ हैं या दरार है वहाँ पर जल इकट्ठा हो जा रहा है, फिर आगे बढ़ता हो जा रहा है, तो उसको हम जो गाय के समान एक खुर का निर्माण हो रहा है नदियों के द्वारा, उसको हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने पर आप समझेंगे कि वह नदी का जल आगे बढ़ते हुए सर्पाकार प्रक्रिया में टेढ़े में रास्ते से गुजर रहा है, तो सर्पाकार आकृति बना रहा है, तो उसको हम यह मानेंगे कि वह सर्पाकार है। तो सर्पाकार आकृति बनाई हुई इस नदी को हम सर्पाकार नदी तंत्र के रूप में मानते हैं। मध्य भाग का अर्थ है जब उसमें बीच से कोई धारा निकल जाए तो उसको मध्य भाग के रूप में समझते हैं। ऊपरी भाग से निकलती हुई कोई धारा जा रही है तो उसको भी हम समझ पाते हैं। नदी का स्रोत है जब नदियाँ आगे बढ़ते हुए एक पर्वतीय क्षेत्र से समतली क्षेत्र की ओर बढ़ती है तो विस्तारित हो जाती है, उसको हम नदी का स्रोत कहते हैं। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि नदियों का एक विभिन्न अवस्थाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आप समझ पाए होंगे विधिवत तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुख्य रूप से समझते हैं कि जो यह नदियां हैं वह प्रायद्वीपीय भी हैं और गैर प्रायद्वीपीय भी हैं। जो गंगा से निकली हुई नदियां हैं उसको हम जो हमारे इस कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत से निकली हुई नदियां हैं जिसको हम गंगा नदी कहते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकली हुई है। उत्तराखंड का जो हिम है, हिम सागर, उसी से हिम से निकली हुई है। हिम से ही सागर का निर्माण होता है। तो बर्फ़ से ही वहाँ पर एक धारा निकली हुई है जो गाय के समान के मुख वाली, इसलिए उसको गोमुख कहा गया। तो वहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं उसको हिमालय से निकली हुई नदी, और आगे चल के जो प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाओं से निकली हैं उसको प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहा जाता है। चले आगे बढ़ते हैं, इसमें समझते हैं कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप समझेंगे कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वह मुख्य रूप से गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। ये प्रमुख नदियाँ हैं जो बहुत लंबी भी मानी जाती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका विस्तार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनका उद्गम किस प्रकार से हुआ है और कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि भारत के दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण को प्रायद्वीपीय नदियाँ भी कहते हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काट कर गार्जों का निर्माण किया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये एक चित्र जो आप देख रहे हैं प्रमुख रूप से, देखिए ये एक गार्ज का निर्माण हुआ। इस स्थान को आप समझेंगे कि पर्वत का दो सिरा है, इसको काट कर यह एक स्थान बना, इसको हम गार्ज कहते हैं। जब जल की धारा पर्वतीय श्रृंखलाओं को काटते हुए बीच से निकल जाती है तो उसको गार्ज कहा जाता है। तो पर्वतीय श्रृंखलाओं को काटते हुए यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला को काटते हुए जब नदी विस्थापित होती है आगे तो उसे हम गार्ज कहते हैं। गार्ज के रूप में उसको हम देखते हैं। तो सिंधु नदी के बारे में आइए समझते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कैसे हुआ है और कहाँ से हुआ है। तो यह भी भारत की और एशिया की सबसे बड़ी नदियों में इसका शुमार है। चलिए पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, स्योका तथा हुंजा। ये जो नदियाँ हैं इसको हम सहायक नदी भी कह सकते हैं, सिंधु की सहायक नदी भी कहते हैं इसको। जो जास्कर, हुंजा या नुब्रा नाम की नदियाँ देख रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, यह सिंधु की सहायक नदियाँ भी मानी जा सकती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बहते हुए निकल जाती है, जिससे आप समझेंगे कि सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान मिठानकोट में पहुंचती है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद वह आगे बढ़ती है तो वहाँ से इसके कई भाग हो जाते हैं। इसकी सहायक नदियों का निर्माण होता है, जो कि भारत में वह सहायक नदियाँ लौट कर आती है, जिसमें पहला है सतलुज। सतलुज नदी आप देखोगे कि सतलुज नदी भारत में ही इसका निवास स्थान है। सतलुज नदी को आप समझ पाएंगे कि सतलुज नदी भारत में आती है ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम। ये पाकिस्तान के मिठानकोट के पास से निकलते हुए भारत में प्रवेश कर जाती हैं। इसके बाद यहाँ आने के बाद सिंधु नदी में, यह सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं यह अरब सागर में आगे चलकर मिल जाती हैं। अरब सागर हमारे भारत के आप देखेंगे पश्चिम साइड में देखने को मिलता है। तो जितनी भी नदियाँ हैं वह किसी न किसी सागर या किसी न किसी प्रकार से आप समझेंगे कि आगे चल के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उसमें से ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वह बंगाल की खाड़ी में गई हुई हैं, जिसमें से ब्रह्मपुत्र और गंगा की हम बात कर लेते हैं। भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वह ज़्यादातर अरब सागर में विलीन हुई हैं, जिसमें से यह मानसरोवर से निकलने वाली एक सिंधु नदी है जो एशिया की तथा भारत की है, जिसकी 2900 आप समझेंगे किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की नदियों में सबसे ज़्यादा मानी जाती है लंबी नदियों में। अमेजन नदी है, परंतु वह चौड़ाई में मानी जाती है और यह विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। इसमें आप समझेंगे कि सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में समझते हैं। तो इस तरीके से आपने भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप आज कुछ नदियों के बारे में अध्ययन किए। कल आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप सिंधु नदी से संबंधित जो चीज़ें आपने समझा, जिसमें से कई प्रश्न बनते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बता सकते हो कि सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। फिर इसमें एक प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। इसके आगे एक प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों को बताइए जो भारत की तरफ आकर बढ़ी हुई हैं, तो उसमें से है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम। यह भारत में आकर मिल जाती हैं, जिनका उद्गम स्थल है मिठानकोट। यह इनकी सहायक नदियां हैं जो कि सिंधु नदी के हैं। आगे इसका एक प्रश्न और बनता है कि यह सिंधु नदी किस स्थान पर जाकर विलीन हो जाती है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि अरब सागर में जाकर यह विलीन होती है। इस तरीके से इसमें कई प्रश्न आपको समझ में आए होंगे जो सिंधु नदी से समझ में आते हैं, जो अपवाह तंत्र से यह प्रश्न आज देख रहे हैं आप। गंगा नदी के तंत्र के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, कल मैं आप इस पर चर्चा करेंगे और इसमें आगे की क्लास में आप अध्ययन करते रहेंगे। तब तक हमारे आप इस NCERT के माध्यम से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और उसका विधिवत अध्ययन करते रहें, जिसको आप विधिवत तरीके से इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तब तक आप इसका एंजॉय करें और विधिवत तरीके से इसको पढ़ें। यह प्रश्न जो आप NCERT के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ना ही आपकी परीक्षा के लिए बल्कि संपूर्ण जीवन में जितने भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं या जो लिखित परीक्षाएं हैं, सब में काम आने वाला है। इसलिए इसका आप विधिवत तरीके से अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।
वंदे मातरम।